हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। आज की क्लास में हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे प्रीवियस लेक्चर से ही रिलेटेड है। आज हम पढ़ेंगे असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, मींस जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, प्रीवियस वीडियो में आपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब कुछ समझा कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बेसिक आइटम्स होती हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई जो बेसिक टर्म्स हैं, उनके बारे में आपने प्रीवियस वीडियो में समझा। ठीक है, तो अब हम कुछ नेक्स्ट स्टेप आगे जो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं उन्हें पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, कोई भी एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो उसके लिए क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, और इवन उस एग्रीमेंट से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उस एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स, क्या क्या असेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए ताकि वो एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो उन सभी असेंशियल एलिमेंट्स के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में जो हमने कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए, एग्रीमेंट से जुड़े हुए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे, हम एक बार उनका रिकैप ले लेते हैं। आफ्टर दैट आज का जो हमारा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने पढ़ा था कि सबसे पहले क्या होता है, ऑफर। ठीक है, ए ने बी को ऑफर किया। ठीक है, ए ने बी को ऑफर किया कि मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता हूं। ठीक है, बी ने क्या किया, ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ऑफर पर अपनी एक्सेप्टेंस दे दी किसे, ए को। ठीक है, यानी कि जब ए ने ऑफर किया और बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ऑफर का मतलब क्या होता है, ऑफर मींस किसी पर्सन को अपनी विलिंगनेस, किसी पर्सन के सामने अपनी विलिंगनेस अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उसे ऑफर कर रहे हैं, और उस पर्सन ने मेरी विलिंगनेस के अकॉर्डिंग अगर अपनी कंसेंट दे दी तो इट मींस उसने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ए ने बी को ऑफर किया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये क्या बन जाता है, ऑफर में जब एक्सेप्टेंस जुड़ जाती है देन दैट बिकम्स प्रॉमिस। अब क्या हो गया, ए और बी के बीच में प्रॉमिस हो गया, क्योंकि ए ने ऑफर किया था कोई काम करने के लिए, बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब ए और बी के बीच में क्या हो चुका है, प्रॉमिस हो चुका है कि ए अब बन चुका है प्रॉमिसर एंड बी नाउ बिकम्स द प्रॉमिसी। कहने का मतलब कि अब ए ने बी को प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको ये सब्जेक्ट टीच करूंगा, और बी ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ये सब्जेक्ट आपसे ही पढ़ूंगा। प्रॉमिस एक्सेप्ट हो गया, ए बिकम्स प्रॉमिसर एंड बी बिकम्स प्रॉमिसी। अब इस प्रॉमिस के अंदर जब कंसिडरेशन जुड़ जाता है, कंसिडरेशन क्या होता है, कोई भी काम हम किसी के लिए करते हैं तो बदले में हमें कुछ भी रिसीव हो रहा है, आइदर इन कैश और इन काइंड, देन दैट बिकम्स कंसिडरेशन। ठीक है, तो किसी के लिए मैं कुछ काम कर रही हूं तो मुझे बदले में जो मिल रहा है तो वो मेरा कंसिडरेशन है। दैट कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैश के अलावा भी किसी अदर चीज में भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इस प्रॉमिस के साथ जब कंसिडरेशन जुड़ जाता है, अब ए ने बी को प्रॉमिस किया, बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, ए ने ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्ट किया। अब ए ने कहा कि मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, बी ने क्या कहा कि मैं ये सब्जेक्ट आपसे ही पढ़ूंगा। बदले में बी ने ए को 10,000 रुपए की पेमेंट करने के लिए बोला कि आप मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो मैं आपको 10,000 रुपए की पेमेंट करूंगा। यहाँ पर कैश वाली जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो ऐड हो गई प्रॉमिस के साथ। देन अब इन दोनों चीजों के मिलने से क्या बन गया, एग्रीमेंट। ठीक है, यानी कि प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन जुड़ जाता है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है, और एग्रीमेंट के साथ जब लॉ की एनफोर्सेबिलिटी, जब एग्रीमेंट लॉ से एनफोर्स कराया जा सकता है तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। देन एग्रीमेंट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से एग्रीमेंट बनता है, इस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं तो इस एग्रीमेंट में क्या क्या ऐसी चीजें शामिल हो जिससे कॉन्ट्रैक्ट बने और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बने जो कि वैलिड हो।
ठीक है, तो वो सभी असेंशियल एलिमेंट्स हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, सो आई होप आपको एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो बेसिक टर्म्स थी वो आपको क्लियर है कि ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, प्रॉमिस क्या है, कंसिडरेशन क्या है। आई होप प्रीवियस वीडियोस की सारे टर्म्स आपको क्लियर है। तो अब हम वन बाय वन असेंशियल एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, वो सभी एलिमेंट्स जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को एक एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और इवन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए, तो 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि एक एग्रीमेंट से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए प्रेजेंट होने जरूरी है। ठीक है, यानी कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दो पार्टीज के बीच में अगर किसी चीज पर किसी बात से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मींस ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम लॉ से एनफोर्स करा सकते हैं, जिसमें लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस शामिल होती हैं और जिसके अंदर कुछ भी इलीगल नहीं होता, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब वो जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे बनेगा, जब उसमें ये सारे फीचर्स प्रेजेंट होंगे। तो जब आप ये सारे फीचर्स पढ़ लेंगे ना, सारे एलिमेंट्स पढ़ लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट बनने का प्रोसेस तो क्लियर है कि पहले ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होती है, देन प्रॉमिस, प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड होता है तो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी जुड़ जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं कि उसमें इलीगल चीजें, इलीगल बातें शामिल हो, जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का वो इलीगल हो, या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्पॉसिबल, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बोली जा रही है वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। तो अगर इस टाइप की चीजें इन्वॉल्व हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। ठीक है, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट में, वो सब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज एग्रीमेंट। फर्स्ट essential element in order to make a valid contract, that is agreement. Agreement is the essential element of a contract, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बाद में बनेगा, उससे पहले वो एग्रीमेंट है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था that all contracts are agreement but all agreements are not necessarily becomes the contract. जरूरी तो नहीं कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, हो सकता है कोई एग्रीमेंट ऐसा हुआ हो दो पार्टीज के बीच में जिसे लीगली एनफोर्स ना कराया जा सकता हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ जुड़ेगी तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना। ठीक है, तो ऑल, अब इतनी श्योरिटी है दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर श्योरली एग्रीमेंट, कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो तो एग्रीमेंट हैं ही हैं, बट जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए और इवन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ही हमारे लिए एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट नहीं होगा तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या, आप कॉन्ट्रैक्ट तक ही नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का सारा सिनेरियो तो आपने देखा ही है। तो वैलिड क्या, आप एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हो तो भी उसके लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है दो पार्टीज के बीच में। तो एग्रीमेंट इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट। ठीक है, दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है, बिकॉज इसी एग्रीमेंट में लीगल एनफोर्सेबिलिटी जुड़ेगी, देन इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, द नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इज क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। दो पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब उसमें लीगल रिलेशन इन्वॉल्व हो। यानी कि ऐसा नहीं कि जो देखो जो सोशली डोमेस्टिक नेचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना दो पार्टीज के बीच में, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, वो क्या होते हैं, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ही शामिल नहीं होते। जो सोशली डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लीगल रिलेशन क्रिएट ही नहीं करते पार्टीज के बीच में, वो लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं करते। लीगल रिलेशन का यहां पर मतलब है कि जो दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हैं वो दोनों की ही इंटेंशन क्या होनी चाहिए, एक दूसरे को लीगली बाइंड करना। ठीक है, बोथ द पार्टीज मस्ट हैव एन इंटेंशन टू लीगली बाइंड ईच अदर।
ठीक है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल फादर और सन, फादर जो है वो सन को पॉकेट मनी देते हैं, ठीक है, डेली कितनी पॉकेट मनी देते हैं, 100 रुपीज। लेकिन एक दिन फादर ने सन को 100 की जगह 50 रुपीज पॉकेट मनी दी, ठीक है, तो सन जो है वो फादर के अगेंस्ट क्या वो केस कर देगा? सन और फादर, देखो फादर जो है वो सन को पॉकेट मनी दे रहा है, यानी कि एक तरीके से उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि डेली फादर जो है वो सन को 100 रुपीज पॉकेट मनी देंगे, ठीक है। अब किसी दिन उन्होंने 100 की जगह 50 दे दिए, तो क्या सन जो है वो फादर के अगेंस्ट केस करेगा? क्या सन जो है वो फादर के अगेंस्ट कोर्ट में जाकर उनको लीगली बाइंड करेगा? नहीं करेगा ना। तो यहाँ पर जो फादर और सन के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, उसमें दोनों पार्टीज की एक दूसरे को लीगली बाइंड करने की इंटेंशन नहीं है, वो सोशली डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स में जो दोनों पार्टीज होती हैं उनकी इंटेंशन एक दूसरे को लीगली बाइंड करना नहीं होता, इसलिए इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स में इंक्लूड नहीं होते। इसीलिए बोला जाता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए दोनों पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशन क्रिएट होना जरूरी है, दोनों पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए, बोथ द पार्टीज मस्ट हैव इंटेंशन टू लीगली बाइंड ईच अदर। दोनों पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए एक दूसरे को लीगली बाइंड करने की, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर फादर और सन के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो अगर फादर उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करता तो सन फादर के अगेंस्ट केस तो नहीं करेगा ना, फादर को लीगली बाइंड तो नहीं करेगा ना। तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दोनों पार्टीज की एक दूसरे को लीगली बाइंड करने की इंटेंशन होनी चाहिए। यानी कि इसका क्या मतलब है कि अगर एक पार्टी, दो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट में, अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रही तो दूसरी पार्टी जो है वो कोर्ट में जाकर फर्स्ट पार्टी के अगेंस्ट केस करने की उसकी इंटेंशन होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ऐसे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे कहलाएगा? अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड नहीं है, क्योंकि एक पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल ही नहीं कर रही तो भी दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट केस नहीं कर रही है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती तो दूसरी पार्टी की इंटेंशन होनी चाहिए कि वो फर्स्ट पार्टी के अगेंस्ट कोर्ट में जाए, उसको लीगली बाइंड करे, ठीक है, कोर्ट में उसके अगेंस्ट केस करे कि इस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, ठीक है। चलिए, उसी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इस टाइप के जो मैंने एग्जांपल में कॉन्ट्रैक्ट लिया है दैट कॉन्ट्रैक्ट कांट बी टर्म्ड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। The third essential element of a valid contract that is consensus ad idem. इसका मतलब क्या होता है? It means meeting of mind. जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हैं उनके माइंड मैच करने जरूरी हैं। सेम टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितने भी पार्टीज हैं वो सभी लोग सेम टाइम पर सेम सिचुएशन में और सेम बात पर एग्री होने जरूरी है, ठीक है, उनके माइंड मैच होने जरूरी है, उनके माइंड की मीटिंग जरूरी है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ तो आपको ये जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का वो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। ए के पास 2 बाइक्स हैं, ठीक है, ए के पास 2 बाइक हैं। ए ने बी को बाइक सेल करने का ऑफर किया, बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। क्या सोचते हुए? बी ने बाइक परचेज करने का जो ऑफर यानी कि बाइक परचेज करने के रिगार्डिंग अपनी जो कंसेंट दी है, जो एक्सेप्टेंस दी है ए को, वो किस बाइक से रिलेटेड है? सेकंड बाइक से रिलेटेड। लेकिन ए ने ऑफर किसके रिगार्डिंग किया था? फर्स्ट बाइक के रिगार्डिंग। ए के पास 2 बाइक है, ए अपनी बाइक सेल करना चाहता है। ए ने मेंशन नहीं किया कि वो कौन सी बाइक सेल कर रहा है। ए ने बी को कहा कि मैं अपनी बाइक सेल कर रहा हूं,
ठीक है, बाइक सेल करना चाहता हूँ, क्या आप परचेज करना चाहते हो? तो बी ने एक्सेप्ट कर लिया, बी को चाहिए थी, और बी ने क्या सोचकर ऑफर एक्सेप्ट किया कि ए अपनी फर्स्ट बाइक सेल कर रहा है। ऑफर उसने एक्सेप्ट किया क्या सोचकर कि ए अपनी सेकंड बाइक सेल कर रहा है, जबकि ए सेल कर रहा था अपनी फर्स्ट बाइक, बी को चाहिए थी ए की सेकंड बाइक। अब जब ए अपनी बाइक एक्चुअल में सेल करेगा तो ए तो सेल करेगा फर्स्ट बाइक, लेकिन बी को चाहिए थी सेकंड वाली बाइक। तो यानी कि ये जो दोनों पार्टीज के बीच में ये ऑफर हुआ, ऑफर की एक्सेप्टेंस हो गई, कंसिडरेशन इन्वॉल्व है कि बी बदले में ए को 80,000 रुपए की पेमेंट करेगा, तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट को लॉ से एनफोर्स भी करा लिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया, लेकिन ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए बच्चों जितनी भी पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट में, उन सभी पार्टीज का सेम टाइम पर सेम चीज पर उनकी जो माइंड है वो मैच होने जरूरी है। यहाँ पर क्या दोनों पार्टीज के माइंड मैच कर रहे हैं? ए क्या सोचकर बाइक सेल कर रहा है कि मैं अपनी फर्स्ट बाइक सेल कर रहा हूँ, बी क्या सोचकर परचेज कर रहा है कि मैं ए की सेकंड बाइक परचेज कर रहा हूँ। तो यानी कि दोनों पार्टीज के माइंड मैच नहीं कर रहे ना, ठीक है। यानी कि ये जो एसेंशियल फीचर है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का वो प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ ए और बी के बीच में, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट की सारा प्रोसेस है वो यहाँ पर फुलफिल हो रहा है, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस भी बन गई, कंसिडरेशन भी शामिल हो गया, एग्रीमेंट बन गया, लॉ से एनफोर्स करा लिया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बट फिर भी स्टिल दिस कांट बी टर्म्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि उसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का जो एसेंशियल फीचर है दैट इज द माइंड ऑफ बोथ द पार्टीज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी मैच्ड विद ईच अदर। यानी कि दोनों पार्टीज सेम टाइम पर सेम बात पर सेम थिंग के रिगार्डिंग एग्री भी होने जरूरी है, लेकिन यहाँ पर दोनों पार्टीज के माइंड मीट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये फीचर भी प्रेजेंट होना जरूरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज फ्री कंसेंट। कंसेंट का मतलब मेरी एक्सेप्टेंस। अगर मुझे किसी ने कोई ऑफर किया, अपनी विलिंगनेस शो करी, और मैं अगर उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रही हूँ, इट मीन्स मैं अपनी कंसेंट दे रही हूँ। तो यानी कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हम दूसरी पार्टी को, जैसे दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का नाम देना है तो उसमें एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। अगर एक पार्टी ऑफर दे रही है और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, लेकिन जबरदस्ती उससे एक्सेप्ट कराया जाता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट में जबरदस्ती शामिल किया जाता है, उसे फोर्स किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने के लिए, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। द कंसेंट ऑफ both the parties, the consent of all the parties to the contract must be free। फ्री होने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो कंसेंट है उनकी, जो उनकी एक्सेप्टेंस है वो फ्री होने का क्या मतलब है? मीन्स द कंसेंट मस्ट नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, coercion and undue influence। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितने भी पार्टीज हैं उनकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए। यानी कि अगर ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर बी उससे नहीं पढ़ना चाहता है तो बी मना कर देगा। अब ए जो है वो बी को जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकता, यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू उसे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकता। मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स अगर मैं किसी अदर पर्सन को कुछ गलत रिप्रेजेंट कर दूं, कुछ गलत चीज प्रेजेंट कर दूं और उसे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने के लिए फोर्स करूं, ठीक है, तो वो भी उसकी फ्री कंसेंट से वो शामिल नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट में, तो उससे भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। यानी कि अगर बाइंग एंड सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दो पार्टीज के बीच में, तो अगर सेलर ने कस्टमर को कोई गलत आइटम प्रेजेंट कर दी, यानी कि सैंपल के थ्रू कुछ अच्छी आइटम प्रेजेंट करी लेकिन एक्चुअल में गलत आइटम सेल कर दी, तो इससे क्या हो रहा है? हम जबरदस्ती उसे हमसे परचेज करने के लिए, यानी कि सेलर के साथ बाइंग एंड सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम जबरदस्ती कस्टमर को क्या कर रहे हैं?
इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यानी कि उसकी फ्री कंसेंट नहीं है, ठीक है। या फिर अगर हम कोई धोखा दे रहे हैं किसी अदर पार्टी को जो कि कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो रही है, तो उसे अगर हम फ्रॉड के थ्रू कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करके हम उसे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर रहे हैं, तो इससे भी उस पर्सन की फ्री कंसेंट से वो शामिल नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कॉर्शियन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, इनका मतलब ये होता है कि अगर हम जबरदस्ती प्रेशराइज कर रहे हैं दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, वो पार्टी अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देना चाहती लेकिन हम उसे फोर्सफुली उससे एक्सेप्टेंस ले रहे हैं, फोर्सफुली उससे कंसेंट ले रहे हैं, तो वो कंसेंट उस पार्टी की, वो जो उस पार्टी की एक्सेप्टेंस होगी, कंसेंट होगी, वो फ्री नहीं है ना, इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ये सभी चीजें शामिल होंगी, दूसरी पार्टी की कंसेंट लेने के लिए, एक्सेप्टेंस लेने के लिए, तो इस टाइप की एक्सेप्टेंस के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट विल नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट विल नॉट कंसीडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए, यानी कि उसमें मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, कॉर्शियन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। दूसरी पार्टी अपनी फ्रीली अपनी कंसेंट देगी और देन दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जितनी भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है ना, वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट का क्या मतलब है कि वो माइनर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अनसाउंड माइंड की नहीं होनी चाहिए कोई भी पार्टी। माइनर का क्या मतलब होता है? माइनर का मतलब होता है पर्सन लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। किसी पर्सन की एज 18 ईयर्स से कम है तो वो माइनर है, तो माइनर के साथ कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। और अगर हम माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेंगे तो हम अगर वो माइनर पर्सन जो कि 18 ईयर्स से कम की एज का है, अगर हम उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और उस पर्सन ने अगर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, तो हम उसे लीगली बाइंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए माइनर को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया जाता। माइनर जो है वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, ठीक है, यानी कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है। तो कोई भी पर्सन जो कि माइनर है, जो कि अनसाउंड माइंड का है, जिसका माइंड ठीक नहीं है, और जो पर्सन कोर्ट के द्वारा इनएलिजिबल डिक्लेयर्ड है, डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल बाय लॉ, कोई पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा, लॉ ने, कानून ने उस पर्सन को इनएलिजिबल डिक्लेयर कर रखा है, तो इस टाइप के किसी भी पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और अगर आप करोगे तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो आपको किस किस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कहने का मतलब कि मेजर होनी चाहिए, 18 ईयर्स से ज्यादा की एज का होना चाहिए वो पर्सन जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू मेक दैट कॉन्ट्रैक्ट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा कि वो पर्सन अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, उसका माइंड टोटली साउंड होना चाहिए, यानी कि वो उसमें प्रॉपर समझ होनी चाहिए, ठीक है। देन द थर्ड इज वो कोर्ट के द्वारा इनएलिजिबल डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस टाइप के पर्सन से अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेते हैं तो हम उसे लीगली बाइंड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी दूसरी पार्टी को लीगली बाइंड ही नहीं कर पाती, दोनों पार्टीज की इंटेंशन एक दूसरे को लीगली बाइंड करने की ही नहीं होती, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसलिए इनमें से किसी भी पर्सन के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट कंसीडर्ड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। द नेक्स्ट इज लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है? कंसिडरेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैंने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बोला, तो सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में मुझे जो भी अमाउंट रिसीव हो रहा है या फिर अमाउंट कैश की बजाय मुझे कुछ गुड्स रिसीव हो रहे हैं, तो कहने का मतलब कि अगर मैं किसी के लिए कुछ काम कर रही हूं और बदले में मुझे कुछ भी मिल रहा है, वो मेरी कंसिडरेशन है। Therefore, the consideration can be in cash or in kind, ठीक है। कंसिडरेशन जो है कैश में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है। काइंड का मतलब कि हम, ऐसा होता है ना कि हम किसी को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं और बदले में उससे अपनी जरूरत का सामान ले लेते हैं, तो वो मेरी कंसिडरेशन इन काइंड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी को कुछ सर्विसेज दे रही हूँ और बदले में कैश ही ले रही हूँ, देन consideration will be considered as it is in the form of cash, ठीक है। अब जो consideration है, अब ये तो आपको समझ में आ गई, बट
कंसिडरेशन जो है ना वो लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कंसिडरेशन शामिल है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दो पार्टीज के बीच में, तो एक पार्टी दूसरी के लिए कुछ कर रही है तो दूसरी को कंसिडरेशन तो मिलेगा ना। आपने पढ़ा है ना कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले कंसिडरेशन शामिल होती है, क्योंकि प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन शामिल होगी तो ही वो एग्रीमेंट बनेगा और एग्रीमेंट के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है लॉ से एनफोर्स कराने के बाद। तो कंसिडरेशन तो शामिल होता है ना हर कॉन्ट्रैक्ट में। सो कंसिडरेशन इज ऑल्सो एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो कंसिडरेशन है ना वो वैलिड कंसिडरेशन होनी चाहिए, वो लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि अगर मैं किसी पर्सन के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, यानी कि एक पर्सन को मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, मैंने एक ए ने बी को ये कहा कि मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, ठीक है। ए ने बी के पास ऑफर किया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ये सब्जेक्ट मैं आपसे ही पढ़ूंगा। अब बदले में बी ने ए को क्या कहा कि आप मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ा दो और मैं बदले में आपके लिए एक पर्सन का मर्डर कर दूंगा, ठीक है। आप जिसे मरवाना चाहते हैं मैं उसका मर्डर कर दूंगा आपके लिए और बदले में आप मुझे सब्जेक्ट टीच कर दो। तो बदले में वो मुझे जो कंसिडरेशन दे रहा है वो क्या कंसिडरेशन है? अब वो जो किसी अदर पर्सन का, किसी थर्ड पार्टी का मर्डर करेगा, मुझसे सर्विसेज लेगा और बदले में मेरे लिए क्या करेगा? किसी पर्सन का मर्डर करेगा। तो यहां पर जो वो मर्डर कर रहा है किसी पर्सन का, वो मुझे कंसिडरेशन मिल रही है। बट ये जो कंसिडरेशन है क्या वो लॉफुल कंसिडरेशन है? नहीं ना, लॉ के अकॉर्डिंग ये कंसिडरेशन वैलिड नहीं है ना। तो इस टाइप की कंसिडरेशन अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। समझ रहे हो? तो जो कंसिडरेशन है वो या तो कैश में हो या गुड्स या फिर किसी अदर आइटम के अंदर हो, लेकिन इस टाइप की जो मैंने आपको एग्जांपल में कंसिडरेशन बताई, वो जो कंसिडरेशन है वो एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, वो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। इसीलिए ये जो कंसिडरेशन है, दिस इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन, ठीक है। इसीलिए इस टाइप की कंसिडरेशन अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन तो होगी ही, ये तो पक्का है, लेकिन इस टाइप की कंसिडरेशन अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो या तो कंसिडरेशन कैश में हो या काइंड में हो तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। देन लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब ऐसी आइटम, ऐसे गुड्स या ऐसी सर्विसेज जिसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसे गुड्स या ऐसी सर्विसेज जिसके लिए दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जिन गुड्स या जिन सर्विसेज के लिए दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना, वो गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो लॉफुल होने चाहिए, वो इलीगल गुड्स और सर्विसेज नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को ऑफर किया, ए ने बी के साथ बाइंग एंड सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ए और बी के बीच में बाइंग एंड सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज को बाय और सेल करने से रिलेटेड है? ड्रग्स की बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड ए और बी में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहां पर जिस चीज के लिए, जिस आइटम के लिए, जिन गुड्स के लिए दो पार्टीज के बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या वो लीगल है? क्या वो लॉफुल गुड्स हैं? कोर्ट के द्वारा, लॉ के द्वारा वो इलीगल गुड्स डिक्लेयर्ड है ना। तो इस टाइप के गुड्स से रिलेटेड या फिर इस टाइप के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा दो पार्टीज के बीच में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट जिस भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, यानी कि जिस गुड्स या जिन सर्विसेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दो पार्टीज के बीच में, वो गुड्स और सर्विसेज जो है वो लॉफुल होने चाहिए। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, जिस तरीके से ड्रग्स का अगर दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉफुल, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉफुल ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होते। कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल होना चाहिए। द नेक्स्ट इज नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, हमने वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ा था। वॉइड एग्रीमेंट्स जो हैं वो
क्या होते हैं, लॉ से एनफोर्सेबल नहीं होते ना, लॉ से एनफोर्सेबल नहीं होते, तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनते हैं। ठीक है, तो वॉइड एग्रीमेंट्स जो हैं वो लॉ से एनफोर्सेबल नहीं होते, लॉ से हम उन्हें एनफोर्स नहीं करा सकते, क्योंकि या तो उसमें कोई लॉ इलीगल ऑब्जेक्ट होगा या फिर कोई इलीगल कंसिडरेशन शामिल होगी। इस टाइप के एग्रीमेंट स्टार्टिंग में ही वॉइड हो जाते हैं, वो लॉ से एनफोर्स ही नहीं होते क्योंकि उसमें इलीगल चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनते। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी एग्रीमेंट जो है वो वॉइड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई एग्रीमेंट ही वॉइड है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बन सकता ना। ठीक है, और साथ ही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होना चाहिए। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, जिसमें एग्रीमेंट तो वैलिड है, लेकिन यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ दो पार्टीज के बीच में तब तो वो वैलिड था, लेकिन बाद में जाकर वो इलीगल चीजों का बिजनेस करने लग गए या इलीगल कंसिडरेशन शामिल हो गया उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो ना तो वॉइड एग्रीमेंट होना चाहिए, ना ही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर ये दोनों ही प्रेजेंट होंगे या इनमें से कोई एक भी प्रेजेंट होगा तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। वॉइड एग्रीमेंट तो वहीं पर ही खत्म हो जाएंगे, आगे कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं जाएंगे। जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहला ही नहीं सकते, क्योंकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो एंटर, जब हमने दो पार्टीज के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ तो वो वैलिड था, लेकिन आगे जाकर वो क्या हो गया, इलीगल होने की वजह से वो वॉइड हो गया। ठीक है, तो वो वैलिड नहीं बन सकता। तो ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर नहीं हुआ होना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक दैट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इज मीनिंग सर्टेन होना चाहिए। यानी कि जो दो पार्टीज के बीच में जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या जिस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं दो पार्टीज, उस चीज का मीनिंग लॉ को क्लियर होना चाहिए। यानी कि लॉ से आप किसी भी, सबसे पहले तो कोई एग्रीमेंट ही होगा ना दो पार्टीज के बीच में, उसे लॉ से एनफोर्स कराने जाओगे तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तो बाद की बात है, पहले तो वो लॉ से एनफोर्स होता है ना, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, तो अगर लॉ को उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन समझ में ही नहीं आएंगी, उस कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग ही, उस एग्रीमेंट का मीनिंग ही क्लियर नहीं होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? और जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बन सकता। ठीक है, तो यानी कि जो मीनिंग है जो दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, किस चीज से रिलेटेड हो रहा है, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनका मीनिंग टोटली क्लियर होना चाहिए। किसको? लॉ को, तभी वो लॉ से एनफोर्सेबल होगा और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, मीनिंग मस्ट बी क्लियर। द नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। यानी कि दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने बी को क्या कहा कि मैं आपको आप मेरे लिए ये आप मुझसे ये प्रोडक्ट परचेज कर लो, या फिर आप मेरे लिए ये काम करो और मैं आपको आसमान से तारे तोड़कर ला कर दूंगी। तो क्या आप इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाओगे? अब दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ए ने बी से अपना काम करा लिया, ए ने बी से अपना काम करा लिया और बदले में बी को आसमान से तारे तोड़कर लाकर देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था ना। लेकिन क्या ए अपनी इस बात को फुलफिल कर पाएगा? क्या ए इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाएगा? ठीक है, नहीं कर पाएगा ना। तो ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था दो पार्टीज के बीच में जिसमें दोनों पार्टीज अपने अपने काम को परफॉर्म ही नहीं कर सकती। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है दो पार्टीज के बीच में किसी काम को परफॉर्म करने से रिलेटेड, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी बनेगा जब दोनों पार्टीज उस काम को परफॉर्म भी कर पाएंगी। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए परफॉर्मेंस की। अगर जो काम है दोनों कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी उनके बीच में डिसाइड हुआ, अगर वो उस काम को कर ही नहीं पा रहे हैं, यानी कि वो काम परफॉर्म करना ही इम्पॉसिबल है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, जब अब दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब इस कॉन्ट्रैक्ट को आप लॉ के पास लेकर जाओगे, लॉ से एनफोर्स कराने के लिए लेके जाओगे, क्या एनफोर्स होगा? नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से बनेगा? इसीलिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि दो पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, वो जिस काम को परफॉर्म करने से रिलेटेड है, दैट वर्क शुड हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस।
उस काम को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट एंड लास्ट असेंशियल एलिमेंट इन ऑर्डर टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड इज नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेलिटीज है ना वो फुलफिल होनी चाहिए, क्योंकि एग्रीमेंट को हम लॉ से एनफोर्स कराते हैं तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना। तो लॉ से एक एग्रीमेंट तभी एनफोर्सेबल होगा जब हम सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करेंगे। अगर हम लीगल फॉर्मेलिटीज ही कंप्लीट नहीं करेंगे तो वो एग्रीमेंट आगे कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, उस एग्रीमेंट में लॉ की एनफोर्सेबिलिटी कैसे शामिल होगी, और वो नहीं इंक्लूड होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इसीलिए लीगल फॉर्मेलिटीज, जो लॉ के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेलिटीज हैं एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए और एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हमारे द्वारा फुलफिल की जानी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा। और जैसे कि लॉ के अकॉर्डिंग क्या स्पेसिफाइड है, दैट द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी ओरल और रिटन, ठीक है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो या तो ओरल हो या रिटन हो, ठीक है। तो हमें इसी फॉर्म में ही आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना है, तभी लॉ एनफोर्स करेगा उसे। अब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसको लॉ ने ये स्पेसिफाई कर दिया कि अगर इस चीज से रिलेटेड दो पार्टीज के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो रिटन में होना जरूरी है। तो उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को, तो उस चीज से रिलेटेड जो दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, वो रिटन ही होना चाहिए। अगर उसे ओरल की फॉर्म में हमने प्रेजेंट कर दिया कोर्ट के सामने, लॉ के सामने, तो वो एनफोर्सेबल नहीं होगा, वो वैलिड नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट तक ही नहीं पहुंचेगा वो एग्रीमेंट। इसीलिए अगर कोर्ट ने या लॉ ने जो भी स्पेसिफाई कर रखा है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए, जो जो लीगल फॉर्मेलिटी स्पेसिफाई करी हुई हैं, कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेलिटी स्पेसिफाई की हुई हैं, तो हमें वो सभी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी चाहिए, तभी लॉ से एनफोर्स होगा और तभी वो वैलिड बनेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एसेंशियल एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो आई होप आपको ये सभी एलिमेंट्स क्लियर हैं। तो ये सभी एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। थैंक यू सो मच।